नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। ऐतिहासिक दांडी मार्च को आज 92 साल पूरे हो गए। 92 साल पूरे होने पर विश्व शांति मार्च का आयोजन किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ पर अहमदाबाद के कोचरब आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर दांडी साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दांडी साइकिल यात्रा का आयोजन गुजरात विद्यापीठ के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि दांडी साइकिल यात्रा अहमदाबाद के कोचराब आश्रम से रवाना हुई, जो दांडी तक का सफर तय करेगी। आपको बता दें कि आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह कहते हुए दांडी मार्च निकाला गया था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक ये यात्रा निकाली थी। इस सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसा का आंदोलन था और इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 से हुई थी, जो 5 मार्च 1930 में खत्म हुआ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर मौजूद हैं। वहीं गृहमंत्री अमित शाह भी गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। बीजेपी नेतृत्व के दोनों शीर्ष नेता गुजरात के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अभी से बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा गुजरात में लगना शुरू हो गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने आज राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। मान मोहाली में शुक्रवार को आप विधायकों की बैठक में पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। भगवंत मान 16 मार्च को नवांशहर जिले में महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए कहा कि उनके पास अच्छी कैबिनेट होगी। पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि मैंने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा है और पंजाब में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राज्यपाल ने हमसे शपथ समारोह का स्थान और समय पूछा तो मैंने बताया कि शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में 16 मार्च को 12:30 पर शपथ समारोह होगा। उन्होंने कहा कि शपथ समारोह में पूरे पंजाब से लोग आएंगे। लोग इस दौरान शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे। आपको बता दें कि भगवंत मान ने आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया है। आपकी ओर से जारी एक बयान के मुताबिक रविवार को मान और केजरीवाल दोनों स्वर्ण मंदिर, दुर्गियाना मंदिर और श्री राम तीर्थ मंदिर में दर्शन करेंगे। वे आपकी जीत का जश्न मनाने और मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए अमृतसर में एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्यीय विधानसभा में 92 सीटें जीती हैं। सत्ता में वापसी के बाद अब बीजेपी ने दोबारा सरकार के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। आज से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे संगठन के पदाधिकारियों के साथ सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह अहम बैठक होगी और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि इसमें सरकार गठन के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। यूपी चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद मायावती ने अब बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। शनिवार सुबह उन्होंने ट्वीट कर ऐलान किया है कि बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रवक्ता अब किसी भी टीवी डिबेट में शामिल नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने मीडिया पर जातिवाद रवैये का आरोप लगाया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा अपने आकाओं के दिशा निर्देशन में जो जातिवाद, द्वेषपूर्ण और घृणित रवैया अपनाकर अंबेडकरवादी बसपा मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, वो किसी से भी छिपा नहीं है।
इस हालत में पार्टी प्रवक्ताओं को भी नई जिम्मेदारी दी जाएगी, इसलिए पार्टी के सभी प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया, धर्मवीर चौधरी, डॉक्टर एमएच खान, फैजान खान और सीमा कुशवाहा अब टीवी डिबेट आदि कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले चुनाव परिणाम आने के बाद मायावती ने कहा था कि यूपी चुनाव परिणाम बसपा की उम्मीदों के विपरीत है, हमें इससे निराश नहीं होना चाहिए, इसके बजाय हमें इससे सीखना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपनी पार्टी और आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए और सत्ता में वापसी करनी चाहिए। भारत और चीन ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में 22 महीने से जारी गतिरोध को हल करने के लिए आपस में 15वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता की है। 11 मार्च यानी शुक्रवार को दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर्स पूर्वी लद्दाख के चुशूल में सैन्य बातचीत के लिए इकट्ठा हुए थे। भारत के रक्षा प्रतिष्ठान सूत्रों की माने तो विवाद को सुलझाने के लिए हाल ही में दोनों देश, भारत और चीन के जो बयान सामने आए हैं वे सकारात्मक और उत्साहजनक हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कोर कमांडर स्तर की वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के भारतीय हिस्से में चुशुल मोल्दो बॉर्डर पॉइंट पर सुबह 10 बजे शुरू हुई थी। जानकारी मिली है कि भारतीय पक्ष ने देपसांग बल्च और डेमचौक में मुद्दों को हल करने समेत टकराव वाले शेष स्थानों पर जल्द से जल्द सेना को हटाने पर जोर दिया। इससे पहले हुई वार्ता में गतिरोध को हल करने में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी। वार्ता के दौरान हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्रों में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के नवनियुक्त कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेन गुप्ता ने किया। कोविड के मामलों में गिरावट को देखते हुए राज्यसभा और लोकसभा 14 मार्च सुबह 11 बजे से बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए सामान्य बैठकें फिर से शुरू करेंगे। दोनों सदन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जारी रखेंगे, जैसा कि उन्होंने पहले के संसद सत्रों में किया था, जिसमें बैठने की व्यवस्था के रूप में दोनों कक्षों और दीर्घाओं का उपयोग करके सामाजिक गड़बड़ी शामिल थी। दूसरे बजट सत्र के दौरान जो 14 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल को समाप्त होगा, आपको बता दें कि आगंतुकों के लिए कार्यवाही देखने के लिए यह निलंबित रहेगा। कोविड-19 के प्रकोप के बाद से मंत्रियों और सांसदों के कर्मचारियों के लिए सीमित प्रवेश पिछले सत्रों के अनुरूप जारी रहेगा। दिशा निर्देशों के अनुसार संसद के दोनों सदनों के केवल मौजूदा सदस्य ही सेंट्रल हॉल का दौरा कर सकते हैं। संसद के एनेक्सी भवन में एहतियाती खुराक सहित कोविड-19 के टीकाकरण की भी व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में रात भर चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पुलिस ने कहा कि पुलवामा के चेवाकला इलाके में मुठभेड़ के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए। इन 4 आतंकवादियों में से 2 पुलवामा में और एक हंदवाड़ा और गांदरबल में मारे गए हैं। गौरतलब है कि पुलवामा, गांदरबल और हंदवाड़ा जिले में मुठभेड़ को अंजाम दिया गया था। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर क्षेत्र विजय कुमार के हवाले से यह ट्वीट किया है। आपको बता दें कि गांदरबल और हंदवाड़ा में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया। हंदवाड़ा और पुलवामा में मुठभेड़ खत्म हो गई है। एक आतंकवादी को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। और बीएसएफ के पूर्व एडीजी प्रवास मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज में। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है और 4 आतंकवादियों को मार गिराया है, एक को जिंदा पकड़ लिया है। इस तरह के ऑपरेशन हम पिछले कुछ समय से लगातार देखते नजर आ रहे हैं और लगातार ये ऑपरेशन चल भी रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से इन पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आती। बिल्कुल, आपने जो बताया कि ये तो कांग्रेचुलेशन टू जम्मू कश्मीर पुलिस की, इनका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत अच्छा साबित हुआ है। और जो ऑपरेशन अभी हुआ 24 घंटे में, उसमें जैश-ए-मोहम्मद का 2 आतंकी मारे गए, एक लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी मारा गया, उसमें एक पाकिस्तानी था, बाकी हंदवाड़ा, पुलवामा, ये पूरे एरिया में जो है उसमें पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है और इंटेलिजेंस नेटवर्क पुलिस का बहुत अच्छा साबित हुआ है। इसमें एक चीज हम बताना चाहते हैं, बेशक 4 आतंकवादी मारे गए और सबसे अच्छा रहा कि एक लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी पकड़ा गया। मैं बताता हूँ, जब हमने मसेक को
अल्फारान का चीफ मसीब को हम पकड़े थे। जी मैं पहले का बात बता रहा हूँ। अल्फारान द फर्स्ट जब शुरू हुआ कश्मीर में, जब 13 फॉरेनर को किडनैप किया था मसीब ने, जब मसीब को हमने पकड़े थे, उसको पकड़ने के बाद उससे जो निकल के आया, काफी मिलिटेंट पकड़े गए और काफी मात्रा में हथियार भी बरामद किया अनंतनाग में। तो ये जो आतंकवादी लश्कर तोयबा का पकड़ा गया है, उससे काफी पता लगेगा कि उनका अड्डा कौन है और रेडिकलाइजेशन कैसे चल रहा है कश्मीर में, कौन रेडिकलाइजेशन कर रहा है, और जो लीडर हैं जो जैश मोहम्मद का पाकिस्तान से एंट्री करके आए हुए हैं, वो कहाँ पर है और कौन सा रूट लेकर के आते हैं। एक चीज मैं बताऊंगा कि लैंड बॉर्डर कैनॉट बी सील्ड। आप लैंड बॉर्डर को कभी सील नहीं कर सकते, गैप्स रहेगा, उसमें बर्फ चोटिले के वहां पर एवलेंस होता है, गैप्स हो जाता है, तो गैप्स के थ्रू में वो प्रवेश कर जाते हैं। और आजकल जो इनको प्रवेश करने के लिए दूसरे टाइप का, जैसे सैटेलाइट कवर पाकिस्तान ने देता है, आजकल सैटेलाइट कवर जो है पाकिस्तान के पास इक्विपमेंट्स बहुत अच्छा हो गया, उन्होंने सैटेलाइट कवर देते हैं और पता से ही उससे पता लगता है मिलिटेंट्स को कि हमारा एम्बुश और हमारा पेट्रोल पार्टी कहाँ पर है, वो गैप देकर के वो प्रवेश कर रहे हैं। एक और जगह है जहाँ पर अनुप्रवेश कर आने का बहुत संदेशा, वो है अखनूर बॉर्डर, अखनूर से लेकर के पठानकोट तक, सांबा, आरएसपुरा, इस एरिया बहुत खतरनाक एरिया है, क्योंकि वहां से नेशनल हाईवे सिर्फ 7 किलोमीटर है, तो वहां से अनुप्रवेशकारी आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो परिस्थिति अभी है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान खुद ही टाल मटोल में है। इमरान खान के पास अभी जो है फंड्स नहीं है, वेपन्स नहीं है, और सिचुएशन उसका भी खौफ हो रहा है। तहरीक तालिबान जो है उसके आर्मी के साथ फाइट कर रहा है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो इंडिया के अगेंस्ट में जो है प्रक्षेपण करते रहेगा, और ये प्रक्षेपण चलते रहेगा जब तक इंडिया है और पाकिस्तान है। कभी भी दोस्ती नहीं होगा, ये इंडो पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जो 92,000 सोल्जर्स उनका सरेंडर किए थे हमारा 71 में, जब बांग्लादेश को हम डिवाइड किए थे, तब वो कश्मीर को डिवाइड करना चाहते हैं, और इनका जीन्स में है कि वो नहीं बैठेंगे, प्रक्षेपण चलता रहेगा। इसको हमको झेलना पड़ेगा और हमको उनको मारना पड़ेगा। एक ही चीज है कि सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक एंड सर्जिकल स्ट्राइक, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। बट जो चलता है अभी, जो ऑपरेशन चल रहा है, बहुत अच्छा आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है, और सीआरपीएफ का अलग चल रहा है, और कश्मीरी पुलिस जो है उनके पास भी इंटेलिजेंस बहुत अच्छा चल रहा है, और हेवी ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन जितना ज्यादा मैं देखता हूँ, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आजकल जो है, लास्ट 1 ईयर में देख रहा हूँ, सभी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा है, और काफी मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, वेपन्स आता है और मिलिटेंट्स आते हैं, रेडिकलाइजेशन चल रहा है, और ये बंद नहीं होगा, क्योंकि इनका जीन्स में है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, एंटी इंडिया फीलिंग, तो इनको मारना ही पड़ेगा, और कोई उपाय तो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवास मिश्रा जी। थैंक यू। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी गांव की झुग्गियों में देर रात करीब 1 बजे भीषण आग लग गई। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 60 से अधिक झुग्गियां जल गई हैं। फायर डिपार्टमेंट को आधी रात सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की 13 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। यह घटना गोकुलपुरी के पिलर नंबर 12 के आसपास की बताई जा रही है। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। रात को लगभग 1 बजे जोधपुरी की झुग्गियों में आग की कॉल आई थी, जिसमें हमारे पुलिस के ऑफिसर और पुलिस की रिजर्व, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व तुरंत मौके पर पहुंची। जो रेस्क्यू इक्विपमेंट है उनके साथ में फायर ब्रिगेड से भी तुरंत संपर्क किया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से 4 बजे तक आग को बुझा दिया गया। इसमें लगभग 30 झुग्गियाँ जली हैं और 7 लोगों की जान का नुकसान हुआ है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरे मामले में? कुछ मैं बताना चाहूंगा कि 13 दमकल की गाड़ियां मौके वारदात पे वहां पहुंची थी। दूसरा, वहीं पर 7 लोगों की जो मौत हुई है उनको जीटीवी अस्पताल में मोर्चरी में रखा गया है। 3 मासूम बच्चों की भी मौत हुई बताई जा रही है। इनकी आग पर लगा काबू पा लिया गया है। एडिशनल डीजीपी का कहना है कि सुबह 4 बजे आग पर काबू पा लिया गया था। आग के कारणों का पता चल पाया है वरुण कि किन कारणों की वजह से आग लगी? अभी तक आग का कारण नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि नजदीकी में टायर फैक्ट्री थी जहां पर आग लगी थी। उस आग का भड़कने से पास के इलाके में झुग्गियां जो बची हुई थी वहां पर आग के जो लिफ्टें थी वहां तक पहुंची और झुग्गियों में भी आग लगी। 30 से 40 झुग्गियों में आग लगने का बताया जा रहा है। क्या राज्य सरकार की तरफ से किसी प्रकार के मुआवजे की कोई घोषणा की गई है? अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिली है और बताया जा रहा है कि जो पुलिस अधिकारी हैं वह रेस्क्यू जांच कर रहे हैं लगातार। घायलों की अगर बात करें तो घायलों की क्या कुछ स्थिति है? डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? डॉक्टर्स का भी कुछ बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि घायलों को जो है नजदीकी अस्पताल जीटीवी नगर में लेके गए हैं घायलों को, और वहां पर उनका उपचार जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। आलम यह है कि रूसी सेना अब कीव को घेरने की तैयारी कर रही है। वहीं ओडेसा में सुबह से गोलीबारी जारी है। उधर कीव में भी रूसी सैनिकों ने बमबारी शुरू कर दी है। उधर अमेरिका ने रूस की घेराबंदी के लिए 12,000 फौजी भेज दिए हैं। वहीं यूक्रेन के लुत्सक में रूसी सेना ने गोलीबारी की। इसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन के डेनिप्रो में रूसी सैनिकों ने एक बार फिर से हमला कर दिया। आपको बता दें कि डेनिप्रो में बमबारी की सूचना मिल रही है। शहर के मेयर बोरिस फिलाटोव ने कहा कि यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणालियों ने सुबह के हमले को नाकाम कर दिया। रूस अब कीव को घेरने के लिए ब्रोवरी में हमले तेज करता जा रहा है। आपको बता दें कि रूसी सैनिकों ने ब्रोवरी में भारी गोलीबारी की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर में मेयर को हिरासत में लेना लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। दरअसल बीते शुक्रवार को मेलिटोपोल के मेयर इवान फेडोरोव को वीडियो में हथियारबंद लोगों द्वारा शहर के एक सरकारी इमारत से दूर ले जाते हुए देखा गया था। थोड़े समय बाद रूसी समर्थित लुहांस्क क्षेत्रीय प्रोसिक्यूटर ने दावा किया है कि फेडोरोव ने आतंकवाद से जुड़े कुछ अपराध किए थे और जांच के अधीन थे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि जेलेंस्की ने कहा कि फेडोरोव की नजरबंदी आक्रमणकारियों की कमजोरी का संकेत है। कच्चे तेल के दामों में फिर से तेजी नजर आ रही है और ब्रेंट क्रूड जो एक बारगी $109 के पास आ गया था वो फिर से उबाल लेता हुआ नजर आ रहा है। आज कच्चे तेल के दाम $112 प्रति बैरल के पार जा चुके हैं। कच्चे तेल के भाव चढ़ने के पीछे रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का कारण है और आज 17वां दिन है जब दोनों देश युद्ध के मैदान में हैं और इसका असर क्रूड के दामों पर देखा जा रहा है। वहीं देश की बात करें तो दिल्ली में आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। देश में पेट्रोल डीजल के दाम 4 नवंबर के बाद से नहीं बढ़े हैं और इस तरह लगातार 128 दिन हो गए हैं जब देश में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।